हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम सब जानेंगे वह है बीपीएससी घटना चक्र। बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन की आज हमारा सब्जेक्ट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। हिस्ट्री से हम लोग जानेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले हम लोगों ने जाना था आधुनिक भारत का इतिहास। उसे भी आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और फिर कमेंट आए कि सर जल्द से जल्द प्राचीन और मध्यकालीन भारत को किया जाए। तो आज हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसी तरह से आगे के क्लासेज और अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए आप हमें कमेंट्स जरूर करते रहें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहे। तो शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। जिन्हें पीडीएफ चाहिए वह हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दी जा रही है। वहां आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जहां पर आपको आने वाली सभी अपडेट्स और टेलीग्राम ग्रुप पर डेली नाइट में जो क्यूज कराई जाती है आपके टॉपिक से संबंधित, उसमें आप जरूर शामिल हों। ये सभी प्रश्न आपके अभी आने वाले जो 66 बीपीएससी है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही आपके आने वाले अन्य सभी एग्जाम जो मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं उससे भी संबंधित आपका एनटीपीसी, बिहार दरोगा, मेंस, प्री, रेलवे, बैंक, अन्य सभी एग्जाम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कारगर साबित होने वाली है। तो यहाँ हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास से। पहला प्रश्न जहाँ पर आपको बताया जाता है उसके प्रश्न को, और साथ ही हम लोग पढ़ते हैं विश्लेषण को और समझते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन पढ़कर नहीं बताई जाएगी। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसके ऑप्शन को देख सकते हैं, और अगर वीडियो स्लो या फास्ट आपको लगे तब आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके विश्लेषण को जानें तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे और समझते चलेंगे। जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि सत्ता में रहा 1206 से 1210 ईस्वी तक। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था और बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे, गुलाम वंश या दास वंश के नाम से इसे जाना जाता है, और इसे खरीदा था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले आवाज में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां यानी कि कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। ध्यान रखेंगे, आज तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं, आज तक हम लोग जानते आए हैं कि गोरी ने उसे खरीदा था, पर ध्यान रखेंगे इससे पहले मोहम्मद गोरी से पहले अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा, और अब्दुल अजीज कुकी से गोरी ने खरीदा था। और यह अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने मोहम्मद गोरी का विश्वास प्राप्त किया था। गोरी ने उसे अमीर ए अखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया, और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ था। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक अमीर ए अखूर के पद पर हासिल था। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, और गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के
3 माह बाद जून 1206 ईस्वी में करवाया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। यहाँ पर जो 2-3 बातें समझने वाली है वह है कि जब राज्याभिषेक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का, वह 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के 3 माह बाद। और ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने सिपह सलार और मलिक की पदवी से अपने को संतुष्ट रखा था। और गोरी के जो उत्तराधिकारी थे गियासुद्दीन, उसके द्वारा इसने 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और उसके विश्लेषण भी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो हमने ऊपर के विश्लेषण में सभी जाना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह शासन को चलाता था लाहौर से, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी हुई लाहौर। तीसरा प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? आप देखें तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर हैं वह पिछले सभी प्रीवियस ईयर में कहीं न कहीं बीपीएससी द्वारा पूछी गई प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक प्रकार का मस्जिद है। बात करें तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों के दान देने वाले के नाम से जाना जाता था। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का केवल ऐबक पुकारते थे। यानी फरिश्ता नामक जो कवि थे और इतिहासकार, उनके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी को दान देने के लिए प्रशंसा करता था तो उसे उस युग का युवक यानी ऐबक कहा जाता था। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला से में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी, ये सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ये हमने हाईलाइट करके रखा है आपके सुविधा अनुसार। हसन निजामी और फक्र ए मुद्दवीर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक की कृति है उनमें शामिल है दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक प्रकार की मस्जिद है, और कुतुब मीनार की निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करना। आगे चौथा प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित की गई थी। गौरी ने मुहम्मद शाम गौर के यानी कि जो गौर जो शासन था, गौर जो राज्य था, वहां के मुहम्मद शाम यानी मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अक्ता या इक्ता प्रदान किया था। इक्ता का मतलब होता है प्रांत। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कुहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया गया था। पहले उसे अक्ता प्रांत दिया, उसके बाद कुहराम और समाना। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला और इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। ये सभी उपलब्धि थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। आगे पांचवा, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मुस्लिम विजेता जो था वह था बख्तियार खिलजी, और यह मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद
बिन बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी तक बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। ये उदंतपुरी जो है वर्तमान नालंदा जिले में स्थित बिहार शरीफ को कही जाती है। उसने 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। बख्तियार खिलजी ने उस समय वहां का शासक था लक्ष्मण सेन और वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला था। जो बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन, उसने बख्तियार खिलजी से बिना युद्ध किए ही भाग निकला और तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की और राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। जो एक इतिहासकार थे पर्शियन मिर्जाहुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार में वर्णन मिलता है। यानी कि जो तबकात ए नासरी पुस्तक है उसमें बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण की विस्तृत जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तबकात ए नासरी से, और इसे लिखा था किसने, तो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासरी को लिखा है। 7वां, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इल्तुतमिश का पहला सूबेदार था बिहार में मलिक जानी। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे, शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप और ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान को प्रतिपादित किया था गियासुद्दीन बलबन ने। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि न्यावत ए खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात यानी पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अगला प्रश्न है, जब उसने राज्यत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत और नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए लिखा है? यह कथन है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, जो कि खिलजी वंश से संबंधित था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया है। ध्यान रखेंगे, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता था कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ, और अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया है। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, यहीं से आपको कथन वाली प्रश्न बनाई जाती है।
उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासरी और अमीर उल मुमानिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? यह हुई थी मंगोलों के विरुद्ध जफर खां की, और अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां। आगे 12 नंबर प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? रानी पद्मिनी की जो पति थे वह है राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी जो है जो 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी पुस्तक पद्मावत से है। पद्मावत को लिखी गई थी 1540 ईस्वी में, और इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। अलाउद्दीन जब आक्रमण किया था तो देवगिरी का शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव, और 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। देवगिरी का पर जो आक्रमण हुई थी 1296 में, परंतु 1305 ईस्वी तथा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उसे आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि 1307 ईस्वी में उसने मलिक काफूर को भेजा था देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिसा भूमि यह हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदारात और पेंशन तथा वफ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। यानी कि मिल्क और वफ से मिली हुई भूमि को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधीन किया और खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और यह है कुतुब मीनार के निकट। इसका निर्माण जो है यह लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा भी है। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है? दार उल सफा जो है एक अस्पताल है और खैराती यानी कि फ्री का अस्पताल है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। ध्यान रखेंगे, हज के लिए व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज तुगलक, और उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? बेरोजगारों को रोजगार के लिए दिया फिरोज तुगलक। यह जो भलाई के लिए दिया गया था और नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी कि रोजगार दफ्तर खोलकर ऐसा
किया गया था और प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम अगर कोई में था तो वह था फिरोज तुगलक के समय। और फिरोज को जो था दासों का बहुत शौक था और उसके पास दासों की कुल संख्या लगभग 1,80,000 तक थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग था, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान की शुरुआत की थी फिरोज शाह तुगलक ने और उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान भी रखा जाता था। वही प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन भी दिया जाता था और फिरोज का यह शौक राज के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था फिरोज तुगलक ने। नौकरी दिया फिरोज तुगलक ने। बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने और अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया है। अगला प्रश्न, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? अब्दुल रज्जाक भारत आया था देवराय द्वितीय के समय में। और यह जो देवराय द्वितीय के समय में जो शासक आया वह था फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक। संगम वंश के थे देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय का कार्यकाल था 1422 से 46 ईस्वी में और वह आया था देवराय द्वितीय विजयनगर के शासक थे। उसने अपनी यात्रा वृतांत सदाइन बा मज्जम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। किसने? तो अब्दुल रज्जाक ने। कहाँ का था? तो फारसी यानी फारस का। अगला है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? वह वंश था सैयद वंश। तैमूर का आक्रमण जो भारत पर हुआ था वह था 1398 ईस्वी में और तुगलक शासन को कमजोर कर दिया था। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हुआ। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना था। 1412 में नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई और 1413 में दौलत खां को सुल्तान चुना गया, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। सैयद वंश की नींव किसने डाली? तो खिज्र खां ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नए नगर बसाया जहां अब आगरा है? आगरा नगर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। 14 जुलाई 1489 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था जिसने 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। किसने? तो सिकंदर लोदी ने। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न भी किए। नाप का पैमाना यानी गज ए सिकंदरी, ये अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में। गज ए सिकंदरी क्या है? तो गज ए सिकंदरी एक नाप का पैमाना है जिसे आरंभ किया था सिकंदर लोदी ने। इसने निर्धनों को मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था की थी। सिकंदर लोदी जो था वह शिक्षित और विद्वान था। उसने स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम है फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी क्या है? तो फारसी में अनुवादित आयुर्वेदिक ग्रंथ। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही।
अब सिकंदर शाही क्या है? तो गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसकी रचना करवाई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी कविताएं किसकी है? तो सिकंदर लोदी की। इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में जरूर रखें। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। बहमनियों को गोवा से छीना है हरिहर द्वितीय ने। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु। जो हरिहर और बुक्का जो शासक थे विजयनगर की स्थापना करने वाले, उनमें बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय ने सिंहासन पर बैठा। हरिहर द्वितीय जो था 1377 से 1407 ईस्वी तक सत्ता में रहा और हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा के से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य में से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद 1377 में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगाम व गोवा छीनना था और यह शिव यानी कि विरूपाक्ष का उपासक था। अगला प्रश्न, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह। विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। यानी गोलकुंडा का युद्ध जो हुआ राजा कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के साथ हुआ था। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह की स्थापना कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था। और जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण कर लिया तथा वारंगल, कोडबिंदु आदि के किले जीत लिए। इसके बाद विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की जो विशेषता थी वह है भू राजस्व, जिनमें भू राजस्व है, संपत्ति कर है, व्यापारी कर है, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का जो भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। वहां पर शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। जो शिष्ट कर था वह भूमि कर के रूप में जाना जाता है और वह आय का एक प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। अष्टावने या अष्टवन या अठवन। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह है हम्पी में। हम्पी के जो खंडहर हैं जो वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य का प्राचीन राजधानी हुआ करता था। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है रक्षा विभाग से। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था और इन सभी विभाग की स्थापना की थी बलबन ने। अगला प्रश्न, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी वह है रायगढ़ जिले में। 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया।
जो 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज की जो राज्याभिषेक हुई थी वह रायगढ़ में हुई और उन्होंने उपाधि धारण की थी छत्रपति की। और उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। अगला प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा जो है यह मराठा भू राजस्व की एक प्रथा है और इस काल में जो मराठा जमींदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। आगे है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जरूर जुड़ जाएं ताकि आपके आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टेड क्लास आपको समय समय पे मिलता रहे। और आप लोग हमारे लिए एक काम और करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करते रहें ताकि आपके माध्यम से अन्य सभी लोग भी जुड़ सकें और हमारी मेहनत का कुछ फल आप दे सकें। जो 30वां प्रश्न है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। जाने तो दक्कन के अमीरान ए सादा। दक्कन के अमीरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। किसके शासन काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। जफर खां नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। बहमनी साम्राज्य की नींव कब डाली गई? तो 1347 में। जफर खां या हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी तक शासन किया। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम रखा अहसानाबाद। और उसने अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने चारों तरफ अथवा प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ये सभी जो है बहमनी साम्राज्य का एक प्रांत है और प्रत्येक प्रांत एक शासन के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इनमें जो है वह खराज, उस्र और मुक्तई जो है यह एक प्रकार की भूमि उत्पाद पर लगने वाला टैक्स है। जबकि यहाँ पे जो खराज, उस्र और मुक्तई है वह भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर है, जबकि खुम्स जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं, खुम्स लूट का धन पर लगने वाला टैक्स है। खुम्स जो है युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था और इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 कोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? यह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। यानी बलबन और इल्तुतमिश ने 1/3 लिया जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 यानी कि 50% वही लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाश के आधार पर किया था वहीं
मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय। भारतवर्ष में जो सुहरावर्दी संप्रदाय है शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ था और यह 1182 से 1262 ईस्वी तक रहा। और सूफिया के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना से बाधक नहीं मानते थे। अगला प्रश्न, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 50-100 की इकाइयों में विभाजित किया? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो था वह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु हुई 1553 ईस्वी में। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था और संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। अगला प्रश्न, जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित जो है एक राज्य कानून था। अगला 36 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो इन सभी धातु जो थे, टंका जो था चांदी का, ससगनी चांदी का और जीतल बना होता था तांबा का। और ये सभी सिक्कों को, ये दोनों सिक्के जो थे टंका चांदी और जीतल तांबे का बना होता था, इसको प्रचलित किया था इल्तुतमिश ने। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टका और जीतल का अनुपात जो था 1:48 का, यानी कि 1 टका बराबर टंका बराबर 48 जीतल था। जिस प्रकार वर्तमान में जो डॉलर चलती है, 1 डॉलर बराबर हम लोग का लगभग 74 या 75 रुपये, अक्सर ये ऊपर नीचे होते रहती है, फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि राउंड फिगर में कहें तो 1 डॉलर बराबर हमारा 70 रुपया है। अगला प्रश्न, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? यह हुई थी 12वीं शताब्दी में। और विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी में पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है और यह आशुतोष संग्रहालय स्थित है कलकत्ता में। अगला प्रश्न, तबकात ए नासरी के लेखक कौन हैं? मिनहाज उज सिराज। तबकात ए नासरी मिनहाज उज सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासुरुद्दीन को समर्पित किया गया है और यह ग्रंथ 23 अध्यायों में बांटा गया है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ध्यान रखेंगे, तबकात ए नासरी का अंग्रेजी में अनुवाद रॉबर्टी ने किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। साथ ही ध्यान देने वाली बात है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार हैं जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया था। अगला प्रश्न, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। जाने तो भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। जितने भी संत जो थे वह अपने अपने लोगों के साथ साधारण लोगों की भाषाओं में भी बात की, जिनमें हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल ये सभी भाषाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार किया था अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा।
7 सुल्तानों का राज देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। साथ ही अमीर खुसरो जो थे, इन्होंने भी 7 सुल्तानों का राज देखा था। तो ध्यान रखेंगे, अगर कभी ऑप्शन में आपको दोनों दिखे, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, तो आप दोनों को जरूर टिक करेंगे। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। दूसरी तरफ अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था और वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न, 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की और जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि ध्यान रखेंगे, 12 मासा, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये सभी रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला प्रश्न, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के कारण बाबर ने विजय प्राप्त की थी। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। अगला प्रश्न, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी लिखा गया था तुर्की भाषा में और जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य की आधार शिला रखने वाला था, ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं और यह बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। मुगल दरबार की जो राजभाषा थी वह फारसी था, फिर भी बाबर ने अपनी पुस्तक लिखी तुर्की में। अगला प्रश्न, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में और इस किले को उसने लगभग 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। यानी कि चुनार आक्रमण किया 1532 में, रायसीन का किला जीता 1532 में और कालिंजर आक्रमण किया 1531 में हुमायूं ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने, यानी जो अपने उसके पति थे हुमायूं, हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 ईस्वी में करवाया था, दिल्ली के दीन पनाह में। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा ग्यास, जो कि एक ईरानी वास्तुकार थे, तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। ध्यान रखेंगे, भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है हुमायूं का मकबरा और इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। बाबर की शहजादी जो थी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल
के विषय में जिसने कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। तो गुलबदन ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं तथा द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल नीचे दिए गए हैं। यहाँ हम लोग समझते हैं इस तरह। हुमायूं द्वारा जो लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध इस प्रकार है: देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। इसके एक डेट को आप ध्यान रखें तो 1531 ईस्वी में 1531 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौरा यानी कि देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। पहला हो गया देवरा का युद्ध 1531 में। दूसरा है 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। दूसरा युद्ध हुआ चौसा का 1539 में। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई और उसने शेरशाह की पदवी धारण कर उसने अपने नाम का खुतवा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। अब तीसरा युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा 17 मई 1540 को। 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं को शेरशाह से पुनः पराजित होना पड़ा और विवश होकर वह निर्वासित यानी कि एक इधर उधर भटकने लगा और अपना जीवन निर्वासित किया। चौथा युद्ध हुआ 22 जून 1555 को। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय में हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज वापस दिला दिया। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर 4 युद्ध लड़ी गई: देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। जिनमें 1539 और 40 का युद्ध जो था कन्नौज का और जो 39 की चौसा का युद्ध, इसमें शेरशाह से हुमायूं पराजित हुआ था और पुनः 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में उसने अपना राज वापस पाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? पहले हजरत आला बना तब सुल्तान बना शेरशाह सूरी। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां यानी शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी से में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतवा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? सेनापति थे हकीम खां। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसी एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। इन सभी चीज को आप ध्यान रखेंगे कि उसका नेतृत्व कौन था, हकीम खां सूर के पास। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी टुकड़ी थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी और आगे उसने छापा मार युद्ध का सहारा लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो फ्रेंड्स, हम लोग अब प्रश्न के आखिरी पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें। साथ ही एक बार आप वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दें। तो मुस्लिम शासकों ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। अकबर। यहाँ अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपने उदार धार्मिक नीतियों के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया।
ध्यान रखेंगे दास प्रथा को 1562 में, तीर्थ यात्रा कर को 1563 में और जजिया कर को समाप्त किया 1564 ईस्वी में। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारण नो में उपरोक्त 4 बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में सुलेमान कारा रानी। 1572 में सुलेमान कारा रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया और मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया। 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी ध्यान देंगे 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और 1576 में बंगाल पर। इस प्रकार मूल रूप से बंगाल और बिहार पर मुगलों का साम्राज्य स्थापित हुआ 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत ने किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया? अकबर के समय। दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है और इस दौरान भारत का बादशाह 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर था। यहाँ ध्यान रखेंगे जो कंपनी गठित की गई थी उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ ली जाती है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। एतमाद-दौला का जो मकबरा नूरजहां ने बनवाई थी 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। नूरजहां जो था वह उसके पिता थे, बेटी थी किसके? तो एतमाद-दौला का। और यह आगरा के यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारित इमारत है। यह चतुर्भुजाकार है और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रा दूरा शैली का प्रयोग किया गया है। ये प्रमुख है कि पित्रा दूरा शैली का प्रयोग किसमें किया गया है? तो एतमाद-दौला का मकबरा में। पित्रा दूरा का मतलब होता है संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट। अगला प्रश्न, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। बटाई शब्द का अर्थ होता है लगान निर्धारण का तरीका, और यह लगान निर्धारण की एक पद्धति होती है जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए तीन प्रणालियां अपनाई, जिनमें था नस्क या मुक्तई अथवा कनकुत, दूसरा था नकती अथवा जब्ती प्रथा और तीसरा था गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई जो था 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई एवं रास बटाई। अगला प्रश्न, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर यह प्रश्न विवादित है, तो हम लोग समझते हैं यहाँ से।
अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है और यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ। बदायूं और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1200 चित्र हैं। सभी चित्र 27 गुने 20 सेंटीमीटर आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियों के एक तरफ चिपकाए हुए हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा जो थे, उन्होंने वीरतापूर्वक कारनामों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनमें मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला व्यक्ति विशेष का चित्रण और दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। आगे दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। अकबर। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाई है। दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरन, तारा, सांबल और हरिवंश ये सभी अकबर के चित्रकार थे। यहाँ अगर जाने तो दशवंत जो एक कहार का बेटा था, उसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में दशवंत ने आत्महत्या कर ली। अगला प्रश्न, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकार भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? विलियम फिंच ने। विलियम फिंच के अनुसार जो इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया। अगला प्रश्न, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करवाया तथा श्री भट्ट एवं मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? यह शुरू किया था जहांगीर ने। इनमें दो अस्पा की बात करें तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद से दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा जिसमें 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 62 नंबर, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? जो ईरान के शाह और मुगल थे उसके बीच झगड़ों का मुख्य कारण था कांधार। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना बहुत कांधार को अपने हाथों में रखने पर भी निर्भर करता था। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति ध्यान रखेंगे किसके अनुरूप है? तो फतेहपुर सीकरी के अनुरूप शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की। वहां
उनके सुंदर वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1448 में पूर्ण हुआ और इस किले के पश्चिम द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यानी कि जो लाल किला है उसके पश्चिमी द्वार लाहौरी दरवाजा कहलाता है और दक्षिणी द्वार दिल्ली दरवाजा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? शाहजहां के शासनकाल को मुगल युग का शासनकाल कहा है स्वर्ण युग। A.L. श्रीवास्तव। आगे A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। J.N. सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब जो था वह सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं था। प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मिन्नत करनी चाहिए या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज यानी कि दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। यह सभी कानून जो था यह औरंगजेब का था। अगला, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई है। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब जो जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था, उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा बेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया। बेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया, उसका नाम था शैतानपुरी। हम लोग अब आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बस 2 से 3 और प्रश्न हैं, तो इसे खत्म करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की खबर पल पल आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। आगे, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मुहम्मद शाह। मयूर सिंहासन जो शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मुहम्मद शाह, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार असरफियाँ, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस भी ईरान ले गया था, जिसमें प्रसिद्ध है तख्ते ताउस और कोहिनूर जो कि मयूर सिंहासन के रूप में शामिल है। यह ले गया था नादिर शाह। किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो मुहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। वजीर गाजिउद्दीन को दिल्ली में दाखिला नहीं लेने दिया शाह आलम द्वितीय।
शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल था 1759 से 1806 ईस्वी तक था और उसका वास्तविक नाम था अली गौहर। अक्सर एग्जाम में आपको यही प्रश्न नाम देखने को मिलेंगे, अली गौहर। वो अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया। इसे भी ध्यान रखेंगे, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 1803 में। किसके समय? शाह आलम द्वितीय के समय। तो ये था हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित सभी प्रश्न, जिसे हम लोगों ने जाना है पूर्ण विश्लेषण के साथ और सभी प्रश्न को। एक भी प्रश्न आपके लिए छोड़े नहीं गए हैं। हम लोग पूरे जितने भी प्रश्न थे उसे कंप्लीट किया है मध्यकालीन भारत के इतिहास से। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही जाते जाते वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करके जाएं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर ज्वाइन करेंगे। वहां पर दिए गए ग्रुप्स में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप दी गई है, जहां पर आपको डेली अपडेट और क्यूज कराई जाती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आए होंगे और आप लोग जरूर हमें सपोर्ट करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।